हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इतिहास में गुलाम वंश पढ़ लिया है, उसके बाद हमने खिलजी वंश पढ़ा और अब हम लोग तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश में भी हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ लिया है कम्प्लीटली और अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट उनके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट उनसे रिलेटेड बचा है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे सैयद वंश में। आपको पता होगा कि सैयद वंश से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, अगर आपने फॉलो किया होगा पीछे क्वेश्चंस को या कोई एग्जाम दिया होगा तो, या किसी के भी लेक्चर को फॉलो करते होंगे तो, क्योंकि ज़्यादा जगह आपको सैयद वंश के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा, डीप में पढ़ाऊंगा, तो जो भी मैक्सिमम पॉइंट बन सकते हैं सैयद वंश से, मैं भी आपके बीच में उसको डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक ऑफलाइन ही पढ़ाता था, नोएडा में 2-3 कोचिंग्स में पढ़ाता था ऑफलाइन जनरल स्टडीज़। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए ऑनलाइन में, उतना फ्रिक्वेंटली मैं बोल ना पा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया होगा पहले के वीडियो से, और आगे और भी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो भी पढ़ लिया था उसके आगे हमें पढ़ना है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 पिलर को शिफ्ट किया था दिल्ली में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसने सिरसा हरियाणा में 1200 बाग लगवाए थे, वहाँ भी कैनाल बनाई थी, नहर बनवाई थी। उसके बाद इसने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था, या ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा था। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद ये पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने सती सिस्टम को बैन किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद इसने विधवा और विकलांग के लिए स्पेशल आवास की व्यवस्था की थी, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। दीवाने खैरात शुरू कराया था गरीब लोगों की आर्थिक मदद के लिए, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद के लिए। उसके बाद इसने दार उल सिफा नामक फ्री मेडिकल फैसिलिटी शुरू कराई दिल्ली में, मतलब निःशुल्क अस्पताल बनवाए दिल्ली के लिए, जनता के लिए। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को रिवाइज कर रहे होंगे, 2-3 बार वीडियो देख रहे होंगे, और नोट्स बनाइए आप लोग प्रॉपर, और ताकि एग्जाम के टाइम में आप जब देखें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको 1 घंटे में पूरा हिस्ट्री आप कवर कर लेंगे अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो। वीडियो देखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप 2-2 3-3 बार वीडियो को देखिए, जितनी बार हो सकता है। कुछ भी भूलिए फिर से वीडियो को ओपन करिए और देखिए। और वीडियो डाउनलोड करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त। मैं भाई बहुत बार देखा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, मैं खुद भी किया हूँ ऐसा शुरू में, कि हम लोग शुरू शुरू में तो वीडियो डाउनलोड करके रख लेते हैं, चलो यार बाद में पढ़ लेंगे। भाई साहब, कितने वीडियो आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके रखते जाएंगे, कभी उसका नंबर नहीं आएगा पढ़ने का। तो आज का काम कल के लिए मत छोड़िए प्लीज़। आप फ्री हैं आज, आज ही देख के ख़त्म करिए, और वीडियो डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पढ़िए, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। कितना नेट खर्चा होगा, बहुत होगा, 20-25 MB खर्चा होता होगा इतना देखने में, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, आराम से देखिए। और अगर आप डाउनलोड करके लेके रख लेंगे तो नहीं देख पाएंगे, मुझे पता है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, और आप भी ये चीज़, अगर आप ऐसा करते होंगे तो आपको भी ये चीज़ पता होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट काम जो किया फिरोज शाह तुगलक ने वो किया 1369 में। कब? 1369 में कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। कब कराया? 1369 में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया। कौन सी मंजिल का? चौथी और पांचवी मंजिल का पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि कुछ नुकसान हो गया था कुतुब मीनार को। ऊपरी वाली मंजिल कुछ टूट गया था तो उसको बनवाया, और चौथी और पांचवी नंबर का मंजिल का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने, रोजगार दफ्तर और पेंशन विभाग की भी शुरुआत की थी। मतलब 2 डिपार्टमेंट बनवाए थे, एक रोजगार से रिलेटेड, मतलब युवाओं को जॉब देने से रिलेटेड, और पेंशन से रिलेटेड, मतलब वृद्ध लोगों के पेंशन से रिलेटेड भी एक विभाग बनवाया था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा, खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है, खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का शासक था। ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे याद नहीं है, शायद यूपी पीसीएस का आरओ था, या कोई भी एक लोअर पीसीएस था, ऐसे ही कोई एग्जाम था। तो वहाँ भी ये पूछा था कि खिड़की मस्जिद का एग्जाम निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है ये किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेथ हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। इनसे रिलेटेड इतने ही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। तो आप ये मत परेशान होइएगा कि सर कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं। वीडियो हमारी छोटी है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, और आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि इन्होंने 1388 तक क्या किया था, शासन किया था। 1351 से लेके काफ़ी ज़्यादा दिन तक शासन किया। इसके बाद जो 6 साल का पीरियड है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है
1388 से 1394, 1388 से 1394 का बीच का जो 6 ईयर का पीरियड है, ये सही नहीं रहा तुगलक वंश के लिए। इसमें 5 सुल्तान आए शासन करने, मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 साल में अगर 5 लोग शासन करने आ रहे हैं तो क्या स्थिति रही होगी उस टाइम शासन की। तो बहुत ही खराब स्थिति थी इस टाइम, कोई भी योग्य शासक गद्दी पे नहीं बैठा, और इस तरीके से यहाँ से डाउनफॉल होने लगा तुगलक वंश का, और तुगलक वंश समाप्ति की ओर जाने लगा। मतलब सबसे महान शासक कौन था तुगलक वंश का? फिरोज शाह तुगलक ही था। देखिए इसके बाद जो गद्दी बैठेगा 6 साल के बाद, 1394 के बाद, यही आपको याद रखना है क्योंकि ये आखिरी रहेगा, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। और ये कब से कब तक शासन किया? तो 1394 से 1414 तक। कब से कब तक? 1394 से 1414 तक, मतलब 20 साल तक इसने शासन किया। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। इसी के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर तैमूर का आक्रमण कब हुआ? आपको पता होगा तैमूर लंग, ठीक है। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ भारत के अंदर या दिल्ली सल्तनत के अंदर? तो याद रखिएगा इसका आक्रमण हुआ था 1398 में, मतलब इसके गद्दी पे बैठने के बाद, नसरुद्दीन महमूद के गद्दी पे बैठने के 4 सालों के बाद तैमूर का आक्रमण हुआ। और तैमूर कहाँ का था? तो ये था समरकंद, टर्की का। आपको पता होगा टर्की, और वहीं के समरकंद का कौन था? तैमूर था। और इसका नाम तैमूर लंग क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसको तैमूर लंग बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब जब तैमूर ने अटैक किया तो जो नसरुद्दीन महमूद था इसी का एक मंत्री था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां ने किसकी मदद की? तैमूर की मदद की। मंत्री किधर का था? नसरुद्दीन महमूद का था, लेकिन किसकी मदद की? तैमूर की, ताकि हमें क्या मिल सके कि हम राज सिंहासन हथिया सकें, हम राजा बन जाएं। और ये शुरू से होता चला आ रहा है और आज भी होता है, चमचागिरी करना, ठीक है। तो वही किया था किसने? खिज्र खां ने, जो कि मंत्री था नसरुद्दीन महमूद का। उसने तैमूर की हेल्प की, और उसकी मदद से तैमूर ने क्या किया? पूरे नॉर्थ इंडिया पे, मतलब पूरा ये जो दिल्ली आगरा ये सब वाला एरिया है, इधर पूरा नॉर्थ इंडिया यूपी, इधर का पूरा एरिया क्या कर लिया? इसने कवर कर लिया। किसने? तैमूर ने। लेकिन बेसिकली यहाँ पे शासन करने नहीं आया था, इसका मकसद था केवल यहाँ से लूटपाट करना, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा चीज ये धन लूट के ले गया था, बहुत सारा कह सकते हैं कि पैसा लूट के ले गया। कौन? तैमूर, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा पैसा लूट के ले गया। ये लूटने के बाद इसने शाहरुख खान, इसका लड़का था, शाहरुख खान किसका लड़का था? तैमूर का ही लड़का था शाहरुख खान। उसको इसने क्या किया? खुद तो चला गया लूट के, इसने शाहरुख खान को बोला यहाँ पे शासन करने के लिए, लेकिन शाहरुख खान का भी यहाँ पे मन नहीं लगा, और उसने क्या किया? खिज्र खां को 1414 में, अभी तक 1414 तक शासन कौन कर रहा था? यही कर रहा था नसरुद्दीन महमूद। लेकिन 1414 में खिज्र खां ने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद को क्या किया? गद्दी पे बैठ गया हटा के उसको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाहरुख खान ने भी शासन नहीं किया, उसने खिज्र खां जिसने उन लोगों की हेल्प की थी उसको गद्दी दे दी, और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटा दिया। और इस तरीके से किसका अंत हो जाता है? तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तो हमने गुलाम वंश भी पढ़ लिया, खिलजी वंश भी पढ़ लिया, तुगलक वंश भी पढ़ लिया। अगर आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, अगर इससे कोई क्वेश्चन फंसता हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने ये पॉइंट स्किप कर दिया है, ठीक है। मैं बिल्कुल उसको मानूंगा अपनी गलती, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सैयद वंश, जो कि आप कहीं भी बुक में पढ़ेंगे या कहीं भी किसी का भी लेक्चर पढ़ेंगे आपको जनरली नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, जनरली 90% केसेस में कोई इसको नहीं पढ़ाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, सही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ने में क्या जाता है। हो सकता है क्वेश्चन टफ बनाए, अभी तक नहीं आता था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी नहीं आएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए हम इसको जरूर पढ़ेंगे। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 14 से 1451 तक, मतलब 1414 से 1451 तक किसका शासक था? सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश का शासन था। देख लेते हैं। ये जो था फर्स्ट सिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया था, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। सिया डायनेस्टी मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था, सिया और सुन्नी मुस्लिम जो होते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक सिया एक सुन्नी, ठीक है। इस्लाम धर्म के अंदर ये 2 होते हैं, अब तो खैर दोनों को मिला के एक सूफी धर्म भी बना दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है मेनली सिया और सुन्नी। तो अभी तक जो शासन चल रहा था वो सुन्नी मुसलमान कर रहे थे भारत में शासन, अब कौन करेगा? सिया मुसलमान। तो जो सैयद वंश था ये ऐसा पहला सिया मुस्लिम थे जो सिया वंश के थे, वो शासन करेंगे अब भारत में। इसका संस्थापक कौन था? अभी पीछे मैंने बताया खिज्र खां ने क्या किया था? तैमूर की सहायता की थी, और यही गद्दी पर बैठेगा, जाहिर सी बात है यही स्थापना करेगा सैयद वंश का। और इसने शासन कब से कब तक किया? 1414 से 1421, 7 साल इसने शासन किया। किसने? खिज्र खां ने। देखिए
कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मैंने बताया था कि इल्तुतमिश से लेके बाकी सबने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो टिक कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में दो लोग नहीं लिए थे सुल्तान की उपाधि, एक कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि उस टाइम पे शुरू ही नहीं हुआ था, इल्तुतमिश से शुरू होता है। लेकिन बीच में जो आता है खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक, उसने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आने वाले, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। इससे यही इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गद्दी बैठा मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह गद्दी बैठेगा और ये शासन करेगा 1421 से 1434 तक। कितने साल, 13 साल शासन करेगा मुबारक शाह। मुबारक शाह ने एक अफगानी आदमी था जिसका नाम था बहलोल। ठीक है, एक अफगानी था बहलोल, उसको अपना वजीर बनाया। और वजीर का मतलब मैंने बताया था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बहलोल को मुबारक शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया या वजीर बनाया। और इसको क्या दिया, खाने खां की उपाधि दी। किसको, बहलोल को मुबारक शाह ने खाने खां की उपाधि दी। ये क्वेश्चन पूछता है अगर कि किसको मुबारक शाह ने खाने खां की उपाधि दी थी, तो बहलोल को। या खाने खां की उपाधि किसको मिली थी, तो याद रखेगा बहलोल को। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी अथॉरिटी बहलोल के दी थी। ये सब जो भी थे ना, ये सब अयोग्य शासक थे, अच्छे शासक नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो वजीर बना लिया बहलोल को अपना, और उसके बाद बहलोल को ही अपनी पूरी पावर या अथॉरिटी सौंप दी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गद्दी बैठता है कौन, मुबारक शाह, सॉरी मोहम्मद शाह। ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद शाह इसके बाद गद्दी बैठेगा, जो कि 1434 से 1445 तक शासन करेगा। मतलब 11 साल शासन कौन करता है, मोहम्मद शाह। इसने बहलोल को अपना बेटा घोषित कर दिया। अब ये सोने पर सुहागा हो गया। उन्होंने क्या किया था, वजीर बनाया था और शासन ही दिया था, मतलब कह सकते हैं पावर ही दिया था। लेकिन मोहम्मद शाह आए तो इन्होंने क्या किया, बहलोल को अपना बेटा घोषित कर दिया। ठीक है, सन बता दिया अपना। चलिए, और पावर मिल गई उनको। अब तो जाहिर सी बात है वो खत्म करेंगे इस वंश को, जब ज़्यादा पावर दे देंगे आप जरूरत से तो। इसके बाद इस वंश का आखिरी शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। तो अगर आपसे पूछता है कि सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था, तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। और ये कब से कब तक इसने शासन किया था, 1445 से 1451 तक। ठीक है, अभी मैंने बताया था 1414 से 1451 तक शासन कौन करेगा, सैयद वंश। तो जाहिर सी बात है 51 में खत्म हो जाएगा। तो अलाउद्दीन आलम शाह शासन करता है 45 से 51 तक। इसने क्या किया, 1451 में बहलोल का अपना सिंहासन दे दिया। ठीक है, ये बदायूं चला गया था, बदायूं का ये शासन संभाल लिया था। और इसने क्या किया, पूरा अपना शासन दे दिया किसको, ये दे दिया बहलोल को। और इसी बहलोल ने क्या कर दी, लोधी वंश की स्थापना कर दी। और अब आपको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी वंश, क्योंकि इसी के बाद पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। और किसके बारे में पढ़ना रह जाएगा फिर हमें, मुगल वंश के बारे में। तो देख लेते हैं लोधी वंश के बारे में, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, लोधी वंश से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जो बच रहे हैं सैयद वंश से, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जनरली मिलता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, मुबारक शाह ने क्या किया था कि अपने नाम का सिक्का, ठीक है, और खुतबा जारी कराया था। मैं बता देता हूँ। देखिए, सिक्का तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा शासक जारी कराते थे अपने नाम का। खुतबा क्या होता है, मतलब राजा की तारीफ में कुछ शब्द पढ़ने। ठीक है, खुतबा जारी करने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते थे, आप शासक के बारे में कुछ अच्छे अच्छे शब्द पढ़िए लिखा हुआ, तो उसी क्या बोलते हैं, खुतबा पढ़ना या खुतबा जारी करना। ठीक है, तो मुबारक ने क्या किया था, अपने नाम का सिक्का चलाया था और खुतबा जारी कराया था। नेक्स्ट, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था, ये भी मुबारक शाही था। तो अगर आपसे पूछता है सैयद वंश में, हालांकि ये पूरा वंश ही अयोग्य था, लेकिन अब अयोग्य में भी योग्य पूछेगा तो किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। तो ये कौन था, मुबारक शाह। इसने क्या किया, दोआब में विद्रोह को खत्म किया। दोआब का मतलब मैंने बता दिया था। तो दोआब वाले जो क्षेत्र था वहां पे जो विद्रोह हुआ उसको किसने खत्म किया था, मुबारक शाह ने खत्म किया था। इसके बाद इसने कभी विदेशी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये ऐसा सैयद वंश का शासक था जिसने कभी भी विदेशी सत्ता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, नेक्स्ट दो पॉइंट देख लेते हैं, एक खिज्र खां से, एक बहलोल लोदी से। तो देखिए, जो खिज्र खां था ये कहाँ का गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था। और कब गवर्नर था भाई, खिज्र खां जब सैयद वंश की स्थापना कर देगा तो थोड़ी गवर्नर रह जाएगा, तब तो राजा हो गया था। मतलब राजा बनने से पहले ये क्या था, मुल्तान का गवर्नर था। और बहलोल लोदी क्या था, ये लाहौर का गवर्नर था। तो ये भी आपको याद रखना है, बहलोल लोदी लाहौर का गवर्नर था राजा बनने से पहले, और खिज्र खां राजा बनने से पहले मुल्तान का गवर्नर था। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे, तो लोधी वंश की तरफ।
ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया है। अच्छा, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया था, फिर से वही आ गया है। 1 2 3 4। ओ दोस्त, ये थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम सोच रहे हैं कि इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पीडीएफ दोबारा हमने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आज का वीडियो छोटा रखना पड़ेगा हमें। सॉरी बोलता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाते टाइम ध्यान नहीं दिया था। मैंने उसी पेज को दोबारा यहाँ पे ले लिया है। तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं नसरुद्दीन महमूद के बारे में और कुतुब मीनार से रिलेटेड। चलिए, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।